हाय नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका 11वां जो चैप्टर है, 11वां जो अध्याय है, उसको हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। इसका शीर्षक है 11वें अध्याय का वायुमंडल में जल यानी कि वाटर एंड एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में हम लोग जो वाष्पीकरण और संघनन के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के। इसमें अगर डिटेल में आपको लिस्ट ऑफ टॉप टॉपिक देखना है तो ये रहे आपके सामने। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायुमंडल में जल, यानी कि जो इस चैप्टर का इंट्रो होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद ह्यूमिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता, उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। और उसके बाद वाष्पीकरण और संघनन के कुछ टाइप्स पाए जाते हैं, रूप पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ड्यू हो गया यानी कि ओस, कोहरा, तुषार, बादल। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिटेल में जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर का, चूंकि पहला वीडियो है ये, तो इंट्रो इसी में आएगा। वायुमंडल में जल, तो कहा जा रहा है कि वायुमंडल में जो जल है वो जलवाष्प के रूप में हवा में जो है वो मौजूद होता है। और ये जो जलवाष्प की मात्रा होती है हवा में, ये हर जगह एक जैसी नहीं होती, वो वेरी करता है वायुमंडल में स्थान दर स्थान। एक स्थान पे कम हो सकता है, एक स्थान पे ज्यादा हो सकता है, यानी कि इसमें भिन्नता पाई जा सकती है। और ये जो भिन्नता होती है हवा के आयतन में, ये लगभग आपका यानी कि हवा के प्रति इकाई आयतन में जो जलवाष्प की मात्रा है, इसमें 0 से 4% तक जो है वो वेरिएशन यानी कि भिन्नता पाई जा सकती है। ये जो जलवाष्प है जो वायुमंडल में उपस्थित है, इसका मौसम की परिघटनाओं में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि बादल का बनना, वर्षा का होना, इन सब में इसी का जो है वो योगदान होता है। वायुमंडल में जो ये जल है वो 3 अवस्थाओं में आपको मिलेगा देखने को। जो आमतौर पर जल की अवस्था होती है 3, आपका ठोस, द्रव और गैस। आपका ठोस के रूप में जैसे देखेंगे कि जब ओला वगैरह आपका होता है तो वो ठोस के रूप में है, या फिर बर्फ वगैरह आप जो देखते हैं, बर्फबारी वगैरह हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता है, इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। ठोस, द्रव, गैस के रूप में ये जल जो है वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में जो आर्द्रता है यानी कि जो ह्यूमिडिटी है वो कहाँ से आती है? तो आती है आपका जो जलाशय है, यानी कि जो जलीय हिस्से हैं, चाहे वो समंदर हो या फिर कोई जलाशय हो, नदियां हो, उसके वाष्पीकरण के थ्रू आती है। और दूसरा है कि जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके थ्रू जो है वो आती है, यानी कि जो पत्तियों के द्वारा। देखो, पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, उसके लिए उसको चाहिए जल, वो जमीन से ग्रहण करता है, और इस क्रम में जो है वो अपने पत्तियों के थ्रू जो है वो जलवाष्प जो है वो वहां से उत्सर्जित करते हैं, जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। तो इससे जो है इन 2 स्रोतों से वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है वो ऐड होती रहती है। और ये जो जल ऐड होगी वो ऐड होकर के मतलब कि वायुमंडल में जाएगी। वायुमंडल से फिर धीरे धीरे क्या होगा कि फिर ऊपर जाकर के वो ठंडी होगी, बादल बनेंगे, वर्षा होगी, और फिर नीचे आएगी तो आपका महाद्वीपों पे जाएगी, महासागरों पे जाएगी। महासागरों से फिर से जो महासागर होंगे या फिर महाद्वीपों पे जो जलीय भाग होंगे, वहां से फिर से वाष्पीकरण होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो उस तरह से वर्षा होगी। यानी कि वायुमंडल में जो ये महासागर हो गए, महाद्वीप हो गए, इसके बीच जो है जल का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। किसके थ्रू? वाष्पीकरण के थ्रू, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू, संघनन के थ्रू, है ना। संघनन मतलब जो वर्षा वगैरह होती है, कंडेंसेशन होता है, उसके थ्रू आपका वाष्पीकरण से ऊपर गया, संघनन से नीचे आया, वाष्पोत्सर्जन से भी जो है वो ऊपर गया, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के थ्रू ये आदान प्रदान होता रहता है। इसी को कहीं कहीं हम लोग शॉर्ट में एक नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। यहाँ पे हालांकि जल चक्र का इस्तेमाल नहीं किया गया उस नाम का, बट मोटा माटी जो जल चक्र का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है ना, कि एक आपका समुद्र में जल होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ये जल चक्र होता है। अब आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो मान लो कि कोई भी हवा का एक इकाई आयतन आप ले लो, उसमें जो भी जलवाष्प की मात्रा मौजूद होगी, यानी कि हवा में जो जलवाष्प की मात्रा है उसको हम लोग आर्द्रता के नाम से जानते हैं, ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ज्यादा जलवाष्प तो आर्द्रता ज्यादा होगी, कम जलवाष्प तो आर्द्रता कम होगी। इसको हम लोग विभिन्न प्रकार से मात्रात्मक दृष्टिकोण से यानी कि क्वांटिटेटिव दृष्टिकोण से जो है वो इसको 2 चीजों से व्यक्त करते हैं। एक है आपका निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और दूसरा है आपका सापेक्ष आर्द्रता मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता। ये क्या होती है? देखो, कह रहा है कि हवा में जो जलवाष्प की वास्तविक मात्रा मौजूद है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ये अच्छा पहले इसको समझो क्या है, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा। कह रहा है कि जो देखो, मान लो कि आप एक जो है
एक इकाई आयतन मान लो। आयतन का मतलब क्या होता है? लंबाई होगा, देखो ये लंबाई होगा, चौड़ाई होगा आपका, और ऊंचाई होगा यहाँ पे, मतलब गहराई होगा। तो अगर मान लो कि हमने एक इकाई कोई ले लिया, मान लो कि मीटर ले लिया, हालांकि मीटर में मापते भी हैं उसको, तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, तो एक इकाई आयतन हो गया ये। इसमें जितनी भी हवा होगी, सपोज करो कि इसमें 1 केजी हवा हुई। अब इस 1 केजी हवा में हमने देखा कि जलवाष्प की मात्रा कितनी है, तो पता चला मान लो कि 12 ग्राम आया, कि 12 ग्राम जलवाष्प, यानी कि 1 इकाई आयतन में हवा का, या फिर 1 केजी हवा में 12 ग्राम ये जो जलवाष्प की जो उसकी वास्तविक मात्रा होगी, उसको हम लोग कहेंगे निरपेक्ष आर्द्रता, यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इस चीज को आपको बस ध्यान में रख लेना है कि उसमें जितनी भी जलवाष्प की मात्रा है, इसका टेम्परेचर वगैरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अभी सापेक्ष आर्द्रता मैं आपको बताऊंगा, तो टेम्परेचर का उसमें क्या इफेक्ट होता है, वो जैसे टेम्परेचर से इफेक्ट हो जाता है कि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो जो सापेक्ष आर्द्रता है वो घट जाएगी, टेम्परेचर घटाया तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव है, वो देखेंगे अभी हम। आपको बस निरपेक्ष आर्द्रता में इतना समझना है कि जितनी भी हवा के उस पैकेट में जलवाष्प की जितनी भी मात्रा है, 10 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, उसको निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं हम लोग। और ये क्या है? ये है हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का क्या है? वजन है, यानी कि वेट है। जो आपको बताया कि प्रति इकाई आयतन में हवा का जो वजन है, मतलब जलवाष्प का जो वजन है, सॉरी, प्रति इकाई आयतन हवा में, इसको हम लोग ग्राम, ये जो ग्राम आपने देखा, ग्राम प्रति घन मीटर, ये आपको घन मीटर, 1 मीटर आपका लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ये घन मीटर हो गया, क्यूब हो गया ये, ठीक है। तो ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त करते हैं। हवा द्वारा जलवाष्प की जो मात्रा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, वो पूरी तरह से किस पे होती है? तापमान पर निर्भर होती है। अभी मैं आगे इस चीज को डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, आगे अगले स्लाइड में सापेक्ष आर्द्रता में इसको डिस्कस करेंगे, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी इसमें बस आपको जितना बता रहा हूं मैं, आपको उतना ही याद रखना है। आगे बढ़ता हूं। निरपेक्ष आर्द्रता जो होती है पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होगी। मान लो कि कोई रेगिस्तानी सतह है, वहां पे ये 12 ग्राम ना होकर के हो सकता है कि 2 ग्राम हो, या फिर कोई विषुवतीय भाग में आप चले जाएं जहां पे आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, वहां हो सकता है ये 12 ग्राम की जगह आपका 42 ग्राम हो जाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्थान पे पृथ्वी पे हो, शुष्क जगह है वो आर्द्र जगह है, उसके हिसाब से जो आर्द्रता की मात्रा होगी हवा में, वो आपका वेरी कर सकती है, वो डिफरेंस हो सकता है उसमें। अब हम लोग देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझो, इसके नाम में लगा हुआ है सापेक्ष, रिलेटिव, यानी कि किसी चीज के सापेक्ष है, वो घट सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, पहले इस चीज को समझ लो, उसके बाद हो सकता है इस कॉन्सेप्ट में भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले समझाता हूं मैं आपको, देखो क्या होता है। डिफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि दिए गए तापमान पर, यहां तापमान आ गया, वहां तापमान नहीं आया था, क्यों? क्योंकि वो तापमान से स्वतंत्र होता है जो निरपेक्ष है। इसको समझो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता फिर आ रही है, ध्यान रखना, क्षमता, तापमान, ठीक है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। 3 चीजें देखो यहां पे क्लियर है। एक तो तापमान, कि कोई दिए गए तापमान है, फिर पूरी क्षमता, ये क्षमता हो गया, और एक हो गया इसका प्रतिशत। तो प्रतिशत में तो मापा जाता है, ये क्लियर है। समझो, इस दोनों चीजों को समझते हैं। सपोज करो कि फिर से पुराना एग्जांपल लेते हैं कि 1 इकाई आयतन हवा हमने ले लिया, मान लो कि 1 केजी हवा हमने लिया, 1 केजी हवा हमने लिया, ये हो गया। तापमान भी 1 ले लेते हैं, मान लो कि ये 20 डिग्री तापमान है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब 20 डिग्री सेल्सियस पे अब एक आ गई क्षमता, कैपेसिटी इसकी कितनी हो सकती है। तो मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो हवा की 12 ग्राम, फिर वो लेते हैं 12 ग्राम, मान लो कि उसमें था आपका जलवाष्प की मात्रा। बट इस 20 डिग्री सेल्सियस पे इस हवा की जो क्षमता है जलवाष्प को धारण करने की, वो मान लो कि 100 ग्राम है। क्लियर है? तो धारण करने की क्षमता कितनी है? 100 ग्राम जलवाष्प की मात्रा 1 केजी हवा में, लेकिन है कितना? 12 ग्राम। तो ये जो 12 ग्राम है, आप समझो इस चीज को, ये किसके अगर हम इसके सापेक्ष देखते हैं कि 100 धारण करने की क्षमता थी और 12 है फिलहाल अभी, यानी कि 100 के सामने 12 कितना हो गया? 12% हो गया उसका, 12% हुआ ना। कि अब ये जो 20 डिग्री सेल्सियस पे इस हवा की जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है वो 100 ग्राम है। समझो इस चीज को। और इसके सापेक्ष
12 ग्राम इसमें है तो 12% इसका आर्द्रता हो गया। ठीक है, यानी कि इसको हम परसेंटेज में मापते हैं। अब ये घट बढ़ भी सकता है। देखो, जो निरपेक्ष आर्द्रता थी, अगर मान लो कि ये 12 ग्राम रही, तब इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, इससे कुछ होना नहीं जाना था। लेकिन अगर इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सपोज करो इस 20 डिग्री को हम लोग इंक्रीज करके 30 डिग्री करते हैं, तो जैसे ही हवा का तापमान बढ़ता है उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हवा का तापमान बढ़ेगा तो उसमें जल धारण करने की क्षमता या फिर आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो सपोज करो इस 100 ग्राम से 200 ग्राम हो गया अब इसके धारण करने की क्षमता, और अभी भी 12 ग्राम ही है जलवाष्प। समझो, धारण करने की क्षमता बढ़ी है, जलवाष्प की मात्रा उसमें नहीं बढ़ी। और मान लो कि ये 12 ग्राम है, तो अब इसके सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी? अब 12% नहीं होगा। अब 200 पे हम 12 ग्राम को देखेंगे तो ये 6% हो गया। 6% हुआ ना। अब आधा 100 ग्राम पे 12 ग्राम था इसमें, तो आपका 12% था। अब ये 200 ग्राम, आप 12 का मतलब कि 12 200 का कितना प्रतिशत है? तो 6% है। देखो इस चीज को, तो यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ा तो सापेक्ष आर्द्रता क्या हुई? घट गई, 12 से 6 हो गया। क्लियर हो रहा है ना आपको कि हमने तापमान को जब बढ़ाया तो सापेक्ष आर्द्रता आपका क्या हुआ कि घट गया। क्यों? क्योंकि उसके जलवाष्प के धारण करने की क्षमता हवा की बढ़ गई। अब सपोज करो हमने 20 डिग्री से तापमान को घटा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूं एक बारी। यहां पे देखो चलो यहीं पे लिख देता हूं। फिर से 1 kg ये हवा है यहां पे। अब टेम्परेचर को हमने 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, घटा दिया 10 डिग्री, 20 से 10 बढ़ाया था, तो आपने देखा क्या हुआ कि उसकी धारण करने की क्षमता हुई बढ़ी और सापेक्ष आर्द्रता घट गई। अब मान लो कि फिर से इसमें क्या है कि 12 ग्राम इसमें है जलवाष्प, सपोज करो, पुराना एग्जांपल ही लेते हैं। अब हमने क्या किया कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम इसमें धारण करने की क्षमता था 12 ग्राम, यानी कि 12% था। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था। अब हमने क्या करके घटा करके इसको 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब 10 डिग्री सेल्सियस करने पे क्या होगा कि ये जो 100 ग्राम इसके धारण करने की क्षमता थी वो घट करके 50 ग्राम हो जाएगी। अब क्लियर हो रहा है मामला कि नहीं? यानी कि जब हमने टेम्परेचर को घटाया तो इस हवा के जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी घट गई। समझो, और जलवाष्प अभी भी कितना है? 12 ग्राम ही इस पे, क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता है ना। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब जो ग्राम में हम मापेंगे, ये परसेंटेज में मापा जाएगा जो आपका सापेक्ष आर्द्रता है। यहां पे देखो 12% था, 12 से हमने अगर इसका तापमान बढ़ाया 200 पे नापा हमने तो 6% हुआ, है ना। अब हमने क्या किया कि इस हवा का टेम्परेचर हमने घटा दिया, तो इसके धारण करने की क्षमता जो 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम थी वो घट करके 50 ग्राम आ गई। अब समझो, तो 50 ग्राम का हम लोग 12 देखेंगे तो कितना? लगभग 24% आ जाएगा। यानी कि देखो, आप निकालना इस चीज को, कैलकुलेट करना एक बार कि 12 ग्राम 50 ग्राम का कितना परसेंट होता है। समझो इस चीज को, तो लगभग 24% होगा। दुगना हो गया ना। देखो, ये लगभग आधा हुआ तो ये दुगना हो जाएगा। सिंपल आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो कि जब भी तापमान यहां घटा, जब तापमान घटा तो इसके जल धारण करने की क्षमता घट गई और जो सापेक्ष आर्द्रता थी वो बढ़ गई ना। क्यों? क्योंकि जल के धारण करने की क्षमता घट गई तो हवा में जो जलवाष्प था उसके सापेक्ष रूप में बढ़ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। एक बार नहीं क्लियर होता है तो आराम से आप क्या करो कि फिर से इसको थोड़ा पीछे जाकर के देख लो। ठीक है, इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे या फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मैं आधे घंटे इसी पे देता हूं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 तरीके की आर्द्रता हमारे पास है। एक है निरपेक्ष आर्द्रता, एक है सापेक्ष आर्द्रता। यहां देखो, एक है निरपेक्ष, एक है आपका ये सापेक्ष, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। निरपेक्ष आर्द्रता को तापमान से कोई मतलब नहीं है। हवा के 1 kg में अगर 12 ग्राम है तो 12 ग्राम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको हम लोग ग्राम में मापते हैं। सापेक्ष आर्द्रता जो यहां आप देख रहे हो, इसको तापमान से फर्क पड़ता है। अगर मान लो कि 12 ग्राम इसमें है, ठीक है, तो ये हम सापेक्ष रूप से देखेंगे कि उसकी क्षमता कितनी थी। देखो फिर से मैं पढ़ता हूं, अब समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है कि दिए गए तापमान पर, ठीक है, अपनी पूरी क्षमता की तुलना में, जितनी उसकी क्षमता थी उसकी तुलना में वायुमंडल में जो मौजूद है आर्द्रता उसका प्रतिशत है। यानी कि 100 अगर उसकी क्षमता है और 12 मौजूद है यानी 12% है, या 200 क्षमता है और 12 मौजूद है यानी कि 6% है।
50 अगर उसकी क्षमता है और 12 मौजूद है तो यानी कि 24% है। समझ रहे हो ना। टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, ये आपका बदलाव इसमें हो जाएगा। तो यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर से स्वतंत्र है, वो तापमान से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सापेक्ष आर्द्रता को तापमान से फर्क पड़ता है। इतना डिटेल में, फिर अब इससे ज्यादा डिटेल में तो मुश्किल है, ठीक है। फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इस पे अलग से फिर एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आप नीचे कमेंट में करके बताना, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आर्द्रता का जो प्रतिशत है उसको सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, मतलब कि इसको हमेशा हम परसेंटेज में मापते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम में मापते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर वही कह रहा है जो मैंने आपको समझाया कि हवा के तापमान बदलने के साथ ही आर्द्रता ग्रहण करने की जो क्षमता होती है हवा की, वो बढ़ती है या घटती है, ठीक है। और इससे क्या होगी, जो सापेक्ष आर्द्रता है वो भी प्रभावित होगी। कब बढ़ेगी क्षमता, जब उसके तापमान में बढ़ोतरी होगी। तापमान को जब हम बढ़ाएंगे तो हवा के आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी वृद्धि होगी, और सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी, घटेगी। जब हवा का तापमान हम लोग घटाएंगे तो उसके जलवाष्प को धारण कर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता घटेगी, और जो सापेक्ष आर्द्रता होगी वो बढ़ जाएगी उसके सापेक्ष में, ठीक है। और ये जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो महासागरों के ऊपर सबसे ज्यादा होती है और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जाहिर सी बात है महासागरों पे जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, तो आपका ज्यादा होगा वो, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है संतृप्तता का एक कॉन्सेप्ट, सैचुरेशन, संतृप्त होना हवा का क्या होता है। तो देखो क्या है कि मान लो कि ये एक हवा का एक मान लो कि पैकेट है, मान लो कि फिर से 1 kg है, 1 kg हवा है। अभी इसमें 50% जो जलवाष्प, मान लो कि इस 1 kg हवा का जो धारण करने की क्षमता है वो 100 ग्राम है, फिर से वही लेते हैं। अब इसमें 50% जलवाष्प है, यानी कि 50 ग्राम इसमें है। अब अगर हम 50 ग्राम को और ऐड करें तो ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, मतलब कि जब 100 ग्राम इसमें होगा तो 100 ग्राम से ज्यादा धारण नहीं कर सकती, यानी कि 100 ग्राम पे जाकर के ये संतुष्ट हो जाएगी। इसी को कहेंगे कि संतृप्त हो जाएगी। यानी 100 ग्राम से अगर ज्यादा हमने इसमें ऐड किया तो संतृप्तता के कारण हवा जो होगा वो संघनित होकर के फिर वो बरस जाएगा, वो पानी जो है वो नीचे, फिर वो वर्षा के रूप में नीचे मुक्त हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो यानी कि वह मात्रा, हवा के जलवाष्प को धारण करने की वह मात्रा जिससे ज्यादा वो उसमें और आर्द्रता वो ग्रहण करने की क्षमता में करने की स्थिति में मतलब ना हो, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी जो हो सकती है वो अगर उसके पास आ जाए। मैक्सिमम को कैपेसिटी कितना था, 100 ग्राम था, 100 ग्राम अचीव हुआ यानी कि हवा संतृप्त हो गई, खत्म बात। तो देखो कहा जा रहा है, डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि एक निश्चित तापमान पर, ध्यान रखें टेम्परेचर हमेशा इंपॉर्टेंट है, उसी टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 डिग्री सेल्सियस पे मान लो कि अगर हवा जो है वो जलवाष्प से पूरित हवा को, उस हवा में जलवाष्प पूरी तरह से है, वहां पे जितना चाहिए था उसको उतना पूरी तरह से है, तो उस हवा को संतृप्त हवा जो है वो हम लोग कहेंगे। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में नहीं है, ठीक है, और अधिक आर्द्रता इससे ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकती। तो यानी कि जितनी उसकी क्षमता थी वो जब उतने पे पहुंच गई तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हवा जो है वो संतृप्त हो गई, सैचुरेट हो गई। और संघनन के लिए हवा का संतृप्त होना बहुत जरूरी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को। फिर क्या है कि ओसांक क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है। देखो इसको कहा जा रहा है कि हवा के दिए गए प्रतिदर्श यानी कि सैंपल मतलब हवा का एक हिस्सा हमने एक सैंपल के रूप में ले लिया टेस्ट करने के लिए। जैसे आप कुकर में चावल बनाते हो तो चावल पका है कि नहीं ये पूरा चावल निकाल कर थोड़ी ना देखोगे, उसका एक सैंपल उठाओगे, एक चावल उठा करके देखो कि पका है कि नहीं, तो वो एक चावल क्या है, इसका सैंपल है। इसी तरीके से किसी इलाके की पूरी हवा को आप टेस्ट थोड़ी ना करोगे, उसमें कितना आर्द्रता है कितना नहीं है, वो पूरे इलाके की हवा को आप नहीं टेस्ट कर रहे। उसका 1 kg हवा लोगे, उसमें देखोगे कि हाँ इसमें 10 ग्राम 12 ग्राम अगर जलवाष्प है तो पूरे एरिया में इतना ही होगा लगभग ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो एक सैंपल हमने उठा लिया और इस सैंपल हवा का, और इसमें जिस तापमान पर संतृप्तता आ जाएगी उसको हम लोग ड्यू पॉइंट बोलते हैं। सिंपल सा चीज है कि वह तापमान जिस पर हवा संतृप्त हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, मतलब कि उससे ज्यादा वो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओसांक कहेंगे, ड्यू पॉइंट कहेंगे। इस चीज को आपको देखो ध्यान में रखना है कि हवा जो संतृप्त होगी ये 2 तरीके से हो सकती है, समझो इस चीज को। फिर से वही एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं, 20 डिग्री सेल्सियस और हवा 1 kg थी। देखो थोड़ा डिटेल में समझाना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग वास्तव रूप में ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिटेल है तो आप थोड़ा तेज करके इसको आगे बढ़ सकते हो। तो हमने एक एग्जांपल वापस वही लेते हैं कि
20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 1 केजी हवा है, मान लो कि ये आयतन हो गया हवा का, और ये 100 ग्राम इसमें वापस से धारण करने की क्षमता है, यानी कि 100 ग्राम जैसे ही इसमें आएगा हवा, 1 केजी हवा 20 डिग्री सेल्सियस पे संतृप्त हो जाएगी, ठीक है, सैचुरेट हो जाएगी। अब क्या है कि ये 100 ग्राम होगा तब होगी, बट मान लो कि यही 20 डिग्री सेल्सियस है और इस 1 केजी हवा में मान लो कि 100 ग्राम नहीं है, 50 ग्राम है, तो हवा 50% ही संतृप्त है, मतलब 50% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्ष आर्द्रता 50% है। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता 100 थी, है 50, मतलब उसकी आधी है अपनी क्षमता की, तो सापेक्ष रूप से वो 50% हो गया। तो अब इसको संतृप्त करने का 2 तरीका है। देखो, एक तरीका ये है कि इस 50 को 100 बना दे, यानी कि जितनी धारण कर सकती है जलवाष्प की मात्रा 1 केजी हवा, उसको उतना करवा दे, उसमें मतलब आर्द्रता ऐड कर करके। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, कि जलवाष्प की मात्रा ऐड कर दो। दूसरा तरीका ये है कि जलवाष्प की मात्रा इतनी रहने दो, इसका तापमान घटा दो, इसको 10 डिग्री सेल्सियस कर दो, सपोज करो। एग्जैक्ट 10 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ये कहां पे होगा मुझे भी नहीं पता, बट तापमान जब घटा दिया जाएगा तो ये 1 केजी को जो हवा होगी, इसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता घट करके 50 हो जाएगी, और जैसे ही 50 होगी जिस तापमान पे टेम्परेचर घटा करके, तो संतृप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से संतृप्तता लाने का 2 ही तरीका है, या तो तापमान घटा दो या तो उसमें जलवाष्प की मात्रा बढ़ा दो। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो वही कह रहा है कि जिस तापमान पे उसमें संतृप्तता आ जाएगी उसको हम लोग उषांक बोलेंगे। उषांक मतलब एक टेम्परेचर है जिसपे हवा जो है वो सैचुरेट हो जाती है। सिंपल सा चीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन क्या है। तो वाष्पीकरण का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई जल है द्रव के रूप में, तो उसको हम लोग गैस के रूप में बदल दें तो उसको हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। सिंपल सा चीज है। और ये वाष्पीकरण कैसे होता है, अगर मान लो जल को हम लोग चूल्हे पे चढ़ा दें, यानी कि उसमें तापमान जब ऐड होगा, उसको ताप मिलेगा, तो जल जो है वो वाष्प के रूप में बदलना शुरू करती है, जिसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में जो है वो परिवर्तित होता है। और इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, ताप है, टेम्परेचर है। जब भी किसी चीज मतलब कि जो जल होगा उसको हम लोग तापमान उसमें देंगे तो वो क्या होगी कि एक समय के बाद, एक तापमान के बाद वो धीरे धीरे उबल करके जो है वो जलवाष्प में बदलना शुरू हो जाएगी। और ये जो जलवाष्प की मात्रा है वायुमंडल में, ये वाष्पीकरण और संघनन के कारण जो है वो क्रमशः घटती और बढ़ती रहती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, कह रहा है कि जो जिस टेम्परेचर पे जल जो है वो वाष्पीकृत होना शुरू होता है, यानी कि ये द्रव से गैस में बदलना शुरू होता है, जिस भी तापमान पे, उस तापमान को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, आमतौर पे ये 100 डिग्री के आसपास होता है, ध्यान रखिएगा इसको। उसी पे ये जलवाष्प में बदलना शुरू होता है, जल से वाष्प के रूप में। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण करने की जो क्षमता होती है वो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ कि जैसे ही टेम्परेचर हवा का बढ़ाएंगे उस हवा का, तो उसमें जो जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता होगी, जल धारण करने की क्षमता, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसी प्रकार कह रहा है कि यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। यानी कि अगर आर्द्रता कम है तो उसमें और जो है मॉइस्चर यानी कि और आर्द्रता ऐड की जा सकती है। हवा की गति जो है वो संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी, वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। मतलब कि अगर हवा किसी सतह से चल रही है, किसी जलीय सतह से, तो वो क्या करती है कि जो संतृप्त परत है, वायुमंडल में भी हो सकता है ये, कि जो पहले से संतृप्त लेयर है उसको हटा देगी और जो असंतृप्त लेयर है वो वहां पे आ जाएगा और फिर से उसमें मॉइस्चर ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि हवा इस तरह से गति जितनी करेगी वो वाष्पीकरण जो है उतना तेज वहां पे होता रहेगा। वैसे भी जब आप देखो, सिंपल सा एग्जांपल जो डेली लाइफ का, उसमें देखो कि जब हवा चलती है तो उस समय आपके कपड़े ज्यादा जल्दी सूखते हैं। मान लो कि धूप उतना ही है या धूप नहीं है, बट हवा चल रही है तो आपका कपड़ा सूखेगा। और धूप अगर फिर भी नहीं है और हवा अगर नहीं चल रही है तो कपड़ा आपका नहीं सूखेगा। ठीक है, धूप को साइलेंट कर दो, धूप को आपको कंसीडर नहीं करना। मान लो कि रात का वक्त है तो हवा चलती है तो कपड़ा आपका सूखता है ना। वही चीज करिए कि हवा की गति जितनी तीव्र होगी, आपका वाष्पीकरण जो है वो उतना तेज होगा। क्यों? क्योंकि वो संतृप्त और असंतृप्त लेयर को, वो संतृप्त लेयर है उसको हटा करके वापस से असंतृप्त लेयर को जो है वो बहाल करती रहती है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे है संघनन यानी कि कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन क्या होता है? गैस अगर वापस से इधर द्रव में बदल जाए उसको हम लोग बोलते हैं संघनन। यानी कि जो जलवाष्प है जो गैसीय रूप में है वो जल के रूप में उसका बदलना संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। और ये क्यों होता है?
ये होता है टेम्परेचर के घटने के कारण, है ना। संघनन आमतौर पे मैंने आपको बताया कि संघनन तभी होगा जब हवा संतृप्त होगी, सैचुरेट होगी, समझो इस चीज को। और संतृप्त कैसे हो सकती है, या तो उसमें मॉइस्चर ऐड करें या तो उसका तापमान घटा दें हम लोग। तो यहाँ पे तापमान घटाने के कारण यहाँ पे संघनन हो रहा है। देखो एग्जाम्पल, एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल आप ले लो कि आप ग्लास बिल्कुल सूखा हुआ है, बिल्कुल सूखा हुआ है, आप क्या करो, ग्लास में बर्फ का टुकड़ा डाल दो, तो ये ग्लास क्या होगा, ठंडा होगा। अभी ग्लास के बाहर कुछ था नहीं, बट धीरे धीरे देखोगे कि जैसे ही ग्लास ठंडा होगा, उस ग्लास बाहर वाली परतों में पानी की बूंदे आपका यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी ग्लास के बाहर, है ना। ये पानी की बूंदे कहाँ से आई, समझो इस चीज को। ये पानी की बूंदे आई, ये जो जलवाष्प के रूप में गैस था इस हवा में, इसके आसपास की जो हवा थी उसमें जो जल के कण मौजूद थे जलवाष्प के रूप में, ये ठंडा हुआ, इसमें उष्मा का ह्रास हुआ, यानी कि जब उसका तापमान गिरा तो ये जो जलवाष्प था वो एक्चुअल में सैचुरेट हो गया, संतृप्त हो गया, और वो संघनित होकर के जल में बदल गई। यही है संघनन का कॉन्सेप्ट। सिंपल सा चीज है कि गैस का तापमान हम लोग घटाएंगे तो वो द्रव में बदलता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो, है ना। और संघनन क्या है कि गैस द्रव में बदले। तो ये जो संघनन है, मतलब ये बोल रहा है कि जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। आपको बताया कि सैचुरेट हो जाएगी, है ना, जो उसकी क्षमता रहेगी उतने पे पहुंच जाएगी वो, ये क्षमता समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में जो है वो संघनित हो जाता है, और जब यह धीरे धीरे ठोस के रूप में परिवर्तित होता है तो उसको ध्रुवपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी कि देखो ये ठोस है, इसका एक प्रोसेस होता है, इसको ठोस को जब गर्म करेंगे ज्यादा तो ये द्रव में बदलेगा, इस द्रव को गर्म करेंगे तो ये गैस में बदलेगा, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस ठोस को गर्म करते हैं तो बिना द्रव में रूप में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। कपूर देखा होगा आपने, कपूर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का या ऊर्ध्वपातन का। कपूर को आप जलाओ, वो पिघलेगा नहीं, वो बिना द्रव रूप में बदले हुए वो सीधे जो है कपूर भाप बनकर के उड़ जाएगा, ठीक है, जल करके। तो ऊर्ध्वपातन वही है, आपने पढ़ा होगा साइंस में 10वीं क्लास में, बहुत ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे जो कण होते हैं उसके चारों ओर ठंडा होने के कारण जो है वो संघनन होता है। देखो सिंपल सा बताता हूँ, जो हवा में धूल के कण है या और नमक के कण है, वो वहां पे जो आपका जलवाष्प होते हैं वो उसी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं संघनन के बाद, जब टेम्परेचर घटता है, या फिर वो उसको अवशोषित भी करते हैं। ये सब नमक के कण, धूल कण, ये आपके जलवाष्प को अवशोषित करते हैं, इसीलिए इनको संघनन केंद्रक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास ही पानी जो है वो संघनित होता है जब उसका टेम्परेचर घटता है। तो ये कह रहा है कि खासकर जो धूल होता है, धुआं होता है और महासागरों के नमक के कण होते हैं वो अच्छे केंद्रक, मतलब कि ये होते हैं, मतलब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इसको बोला जाता है। तो इसके आसपास जो है मैंने आपको बताया यही नमक के कण वगैरह, इसके आसपास जो है वो संघनित होने पे जलवाष्प के कण इकट्ठे होंगे और इसको अच्छा केंद्रक माना जाता है इन सबको, धूल, धुआं और नमक के कण को। क्यों? क्योंकि वो पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है। अभी जो ग्लास वाला एग्जांपल दिया वो बर्फ वाला, कि ठंडा ग्लास होगा तो उसके आसपास दिखना पानी जम जाएगा। यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान जो है वो उषांक से नीचे हो, यानी कि ड्यू पॉइंट से नीचे हो जाना चाहिए। उषांक क्या था कि उषांक वह तापमान था जिसपे जो है वो हवा संतृप्त हो जाती है ना। वही कॉन्सेप्ट है, बार बार घुमा करके, कभी उषांक है कभी संतृप्त हो रहा है, ये अलग अलग, आपको बस टर्म अलग अलग है। चीज वही है कि टेम्परेचर घटेगा तो हवा संतृप्त होगी, और जिस तापमान पे हवा संतृप्त हुई उसी को उषांक बोलेंगे हम लोग। मान लो 10 डिग्री पे हवा जो है वो संतृप्त हो गई, 1 kg वाली हवा, तो 10 डिग्री को उषांक बोल देंगे। अब जो कि हवा में अब जल धारण करने की क्षमता जो है वो समाप्त होगी, इससे ज्यादा जल होल्ड नहीं कर सकती, तो उसको संतृप्तता बोल देंगे कि संतृप्त होगी, सैचुरेशन आ गया उसमें। चीज वही है सब। इस प्रकार कह रहा है कि इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर डिपेंड करता है। वही चीज है फिर घुमा फिरा करके, कि ठंडा होने की मात्रा पर डिपेंड करेगा संघनन होगा कि नहीं, और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर डिपेंड करेगा। जितना आर्द्रता उसमें ज्यादा होगी उतनी जल्दी है वो सैचुरेट होगा और संघनन होगा उसका। अब देखो आगे बोल रहा है कि जो संघनन है, कंडेंसेशन है, ये किससे किससे प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है? ये प्रभावित होता है हवा के आयतन से, हवा के ताप से, हवा के दाब से और हवा की आर्द्रता से। ठीक है, ताप से, आयतन से, दाब से और आर्द्रता से। चीजें मैं लगभग डिस्कस ही कर चुका हूं। आयतन से कैसे प्रभावित होगा?
आयतन जब बढ़ेगा तो उसकी मात्रा जो उसकी क्षमता है जलवाष्प के धारण करने की वो बढ़ जाएगी, तो संघनन वहां पे नहीं होगा। जब घटेगा तो संघनन हो जाएगा। कैसे? जब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो आयतन घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो संघनन होगा। सिंपल सा चीज है, ग्लास वाला एग्जाम्पल दिया आपको। तापमान घटेगा तो संघनन होगा, तापमान बढ़ेगा तो संघनन नहीं होगा क्योंकि उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। दाब में वही है कि दाब जब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। सिंपल सा चीज है। आर्द्रता से आपको पता है कि आर्द्रता जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो संतृप्त होगा तो संघनन होगा आपका, तो इससे प्रभावित होता है ये। संघनन तब हो सकता है जब क्या हो, आयतन नियत हो, यानी कि देखो आयतन वहीं पे हो, उस पे छेड़छाड़ ना करो। तापमान जो है उसको घटा दो, तो वही मैंने आपको बताया टेम्परेचर घटेगा उसांक, जब उसांक तक पहुंचेगा यानी कि वो तापमान जिस पे संतृप्त हो तो आपका संघनन हो जाएगा ये। या फिर आयतन को और तापमान दोनों ही घट जाए, ठीक है, तो भी संतृप्त हो जाएगी हवा। वाष्पीकरण से कुछ और उसमें जलवाष्प ऐड कर दो तो भी संतृप्त हो जाएगा। ये हर चीज को अभी डिस्कस मैंने किया है, बस वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी कहा जा रहा है कि तापमान में जो कमी है वो संघनन के लिए सबसे जो है वो अच्छी अवस्था है, अच्छी वहां पे दशा है वो, जब उसका टेम्परेचर घटा दो हवा का। और यही होता है ना, देखो जब बादल क्या है, बादल संघनन के कारण ही तो बनता है ना। तो बादल क्यों बनता है? जब हवा ऊपर जाती है और ऊंचाई पे जाने पे तापमान क्या होता है, घटता है। तापमान जब घटेगा तो संघनन होगा। तो वही कह रहा है कि तापमान में कमी जो है सबसे अच्छी दशा है, वहां पे बादल बनते हैं। और टेम्परेचर घटेगा तो वो जो बादल है उसमें जल धारण करने की क्षमता और घट जाएगी, तो वो बरस जाएगी, ठीक है, वो मुक्त कर देगा जो पानी की बूंदें होती है, तो वर्षा हो जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है एक दूसरे से। संघनन तब होता है जब उसांक जो है वो जमाव बिंदु के या तो नीचे हो या तो ऊपर हो, ठीक है। जमाव बिंदु क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, जहां पे बर्फ जम जाए, तो या तो नीचे जमे 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाए तापमान, तो भी संघनन होगा। देखो संघनन सिर्फ जल के रूप में नहीं होता है, संघनन बर्फ के रूप में भी हो तो वो संघनन ही होगा। अभी समझाऊंगा आगे कि संघनन के जो रूप होते हैं कई सारे, ठीक है। बट आप इतना समझ लो कि 0 डिग्री से आपका ऊपर भी हो सकता है संघनन, 3-4 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो भी ठंडा ही है, और 0 से नीचे हो तो भी संघनन हो सकता है। देखो आगे क्या बोल रहा है कि संघनन के बाद ये जो जलवाष्प होता है हवा में, ये इन 4 में से किसी एक रूप में बदल सकती है। किस में बदल सकती है? या तो ओस में बदल सकती है, या तो वो कोहरे में बदल सकती है, या तो तुषार में बदल सकती है, या तो बादल में बदल सकती है। यानी कि उसके लोकेशन के हिसाब से कि कहाँ पे ये हो रहा है संघनन और कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, उसके आधार पे, इन 2 चीजों के आधार पे संघनन को हम लोग 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है ओस, दूसरा है कोहरा, तीसरा है तुषार और चौथा है बादल। तो इन तीनों को अभी डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। बादल चूंकि एक डिटेल टॉपिक है, सेपरेट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में बादल को देखेंगे, बादल के कितने टाइप्स होते हैं उस सब को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो फिलहाल इन 3 चीजों को देखते हैं, ओस, कोहरा और तुषार जो है वो क्या होता है, कैसे ये डिफरेंट है एक दूसरे से, सब संघनन के रूप है। तो ओस कब बनता है? देखो जब धरातल के आसपास जो हवा होती है वो ठंड के दिनों में आपने क्या देखा होगा कि ठंड के दिनों में धरातल काफी ठंडा हो जाता है। फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको मैंने बताया था पार्थिव विकिरण का, कि पार्थिव विकिरण में क्या होती है कि दिन में पृथ्वी गर्म होती है और रात में पृथ्वी क्या करती है, गर्म होने के बाद ये पार्थिव विकिरण के रूप में दिन में भी करता है ऐसा, हालांकि रात में ये सिर्फ पार्थिव विकिरण वाली क्रिया होती है। यानी कि पृथ्वी जो है अपनी तरफ से ऊष्मा को उत्सर्जित करने लगेगी और धीरे धीरे पृथ्वी क्या होगी, ठंडी होगी। और ठंड के दिनों में, सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि आसपास जो है वो सतह धरातल की वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि वायुमंडल में हवा का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है और धरातल का तापमान काफी कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि वहां पे जो जलवाष्प के कण मौजूद होंगे वो क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर काफी कम गया, तो धरातल के आसपास के सारे जलवाष्प के कण इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट में आपको बदल जाएंगे। ओस जिसको बोलते हैं, ओस आपको पता है कि कैसे बनता है, और ओस ठंड के दिनों में भी बनता है, गर्मी के दिनों में आपने बहुत कम देखा होगा ओस बनता हुआ, ठीक है। तो जब आप घास पे चलते हो ठंड के दिनों में तो आपका पूरा पांव और जूता भीग जाता है। क्यों? क्योंकि ओस होता है वहां पे। और ओस बनता कैसे है? इस संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। वही देखो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, वही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनक केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु पे, जैसे पत्थर पे, घास पे, पौधों के पत्तियों पे, यहाँ पे इस ऐसी ठंडी सतहों पे जो है वो पानी की बूंदे के रूप में जमा हो जाए, यानी किसी भी ठंडी सतह, इसमें पत्थर पे हो जाए या फिर घास पे जमा हो जाए या पौधों की पत्तियों पे हो जाए, वहां पे अगर ये जमा होकर के पानी की बूंदों के रूप में हो तो इसको हम लोग ओस के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में नहीं होना चाहिए, वायुमंडल में ये संघनन होगा हवा में ही, तो उसको हम लोग कोहरा बोलेंगे, भी आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये धरातल पे होता है।
इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था क्या है, वही जो टेम्परेचर इन्वर्जन वाली जो दशा थी वही होगा इसमें, कि आकाश जो है वो साफ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, उसमें वायु का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता उसकी उच्च होनी चाहिए, मतलब कि उसमें हवा का हमारे मॉइस्चर होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए ताकि धरातल का जो तापमान है वो धीरे धीरे घट सके, एक समय के बाद अच्छा खासा नीचे हो जाए धरातल का तापमान। तो ओस बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जो है वो जमाव बिंदु से ऊपर हो, मतलब देखो 0 डिग्री से ऊपर ही टेम्परेचर होना चाहिए जो ओसांक है, यानी कि ड्यू पॉइंट जिसपे जो गैस है वो आपका द्रव के रूप में बदल जाएगा, वो तापमान हमेशा 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। 3 डिग्री हो जाए, 4 डिग्री हो जाए, आपको 0 डिग्री इसलिए नहीं होना चाहिए कि 0 डिग्री जब होगा तो बर्फ के रूप में बदल जाएगा, और बर्फ में के रूप में बदलेगा तो फिर अगला प्रकार हो जाएगा, तुषार उसको बोलेंगे, फ्रॉस्ट बोलेंगे उसको, फिर ओस नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी समझेंगे उसको, वो भी संघनन ही होगा बट वो अलग होगा। तो सिंपल आपको बस ध्यान में रखना है कि ओस बनने के लिए जो ओसांक है वो जमाव बिंदु से ऊपर हो, 0 डिग्री से, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो, बस इतना समझ लो आप। फिर तुषार आ गया, फ्रॉस्ट आ गया। ये क्या है, ये वही चीज है कि ओस बना था कि 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था। अब मान लो कि या तो टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए या 0 डिग्री से नीचे हो जाए, यानी कि जो ओसांक है, ओसांक का मतलब जिस तापमान पे संघनन होना है, हवा संतृप्त होगी, वो अब 0 डिग्री से कम हो जाए वो तापमान, तो क्या होगा, वो जल के रूप में तो नहीं रहेगा, वो बर्फ के रूप में बदल जाएगा, तो उसी को हम लोग तुषार बोलते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है कि तुषार ठंडी सतहों पे बनता है जब संघनन का जो तापमान है वो जमाव बिंदु के नीचे आ जाए, यानी कि 0 डिग्री से नीचे चला जाए, तब क्या होता है, तुषार बनता है वहां पे, यानी कि ओसांक जमाव बिंदु या फिर उससे नीचे होता है। अगर अभी भी कंफ्यूजन आपको ओसांक ये सब कॉन्सेप्ट में लग रहा है तो एक बार वीडियो फिर से देखो आप, ओसांक डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। अतिरिक्त जो नमी होती है वो पानी के बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में, यानी कि छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल के रूप में जो है वो जमा हो जाती है। और इस तुषार बनने की जो सबसे उपयुक्त अवस्थाएं हैं वो वैसे ही है जैसे ओस बनने में चाहिए, साफ आसमान चाहिए, ये सब हवा का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, केवल इसमें कह रहा है कि हवा का तापमान बस क्या होना चाहिए, बाकी देखो ये जो दशाएं हैं, जो कंडीशन है वो सब कुछ सेम रहेगा, बस एक कंडीशन ये है बदल जाएगा कि वो है कि ये जमाव बिंदु के नीचे होना चाहिए तापमान, यानी कि 0 डिग्री के नीचे होना चाहिए। आगे है कोहरा या फिर फॉग। ये क्या होता है, तो वही मैंने आपको बताया कि जब धरातल के निकट हो, किसी सतह पे हो, चाहे पत्थर पे हो चाहे आपका पत्तियों पे हो, तो उसको हम लोग बोल रहे थे ओस। बट ये अगर वायुमंडल में हो जाए, हवा में ऐसे ही हो जाए संघनन, हवा वही जो आपका धूल कण के आसपास वो जो आपका आर्द्रता ग्राही केंद्र होते हैं, वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जिसको हम लोग बोल रहे थे पीछे, ठीक है, उसके आसपास हो, तो देखो डिस्क्रिप्शन में क्या है, पहले पढ़ देता हूं मैं। बोल रहा है कि जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु की संहति, यानी कि जो एयर मास है, वो अचानक नीचे की ओर आती है, यानी कि निचले वायुमंडल में आती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है ना। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे कोहरा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये धरातल पे ना होकर के धरातल से थोड़ा ऊपर ही हुआ है, यानी धरातल से सटा हुआ बट धरातल पे नहीं है, ये वायुमंडल में हो रहा है, निचले वायुमंडल में। इसीलिए बोला जा रहा है कि कोहरा जो है एक बादल है। बादल में भी क्या होता है कि बादल में क्या होगा कि जो धूलकण होते हैं वायुमंडल में, उसी के आसपास जलवाष्प का संघनन होता है और बादल का निर्माण होता है। तो कोहरा भी जो है एक प्रकार का बादल ही होता है, लेकिन बस डिफरेंस क्या होता है बादल और इसमें, बादल ऊंचाई पे होता है, कोहरा आपका जमीन पे होता है। सर्दियों में भी आपने देखा होगा ना कि दृश्यता बहुत घट जाती है, आप निकलते हो सुबह सुबह और आपको फॉग ही फॉग दिखता है, ठीक है। तो बस यही कि इसका जो आधार या फिर जो सतह है वो धरातल के काफी नजदीक होता है। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूलकण, धुएं के कण या नमक के कण होते हैं, और इसके ये जो नमक के कण, ये धूलकण होंगे, यानी कि जो केंद्रक होंगे, इसी के चारों ओर जो है वो संघनन की क्रिया होती है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कुहासा। कुहासा और कोहरा एक ही चीज है, एक अंतर है कि कोहरे में क्या होगा कि नमी थोड़ा कम होगा, जो पिछला वाला देखा था। कुहासे में क्या होता है, नमी कोहरे की अपेक्षा जो है वो अधिक होता है, जो मॉइस्चर होता है वो कुहासे में ज्यादा होगा, कोहरे में कम होगा। कुहासा जो है वो पहाड़ों पे ज्यादा पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर उठती हुई जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा के जब संपर्क में आएगी तो वहां पे कुहासा आपका बनेगा। कुहासा देखो ज्यादा इसमें ये एनसीईआरटी का मैंने कॉपी पेस्ट किया है वहां पे, ठीक है। उसी चीज को लिखना जरूरी है ताकि आपको एक एक लाइन वहां पे समझ में आए, है ना। इसलिए कभी कभी कुछ कुछ चीजें इतनी क्लिष्ट दी हुई कि आपको वो मैं समझाने लगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं जितना आपको बता रहा हूँ बस उतना समझ के निकलो। कोहरा क्या हुआ आपने समझा कि वायुमंडल में जो संघनन हो निचले वायुमंडल में धरातल के आसपास, तो उसको कोहरा हमने बोला। कुहासा कैसे डिफरेंट है आप देखोगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि डिफरेंट क्या है कुहासा और कोहरे में। टेक्निकली क्या डिफरेंट है कि कुहासा में नमी थोड़ा ज्यादा होगा कोहरे की अपेक्षा, ठीक है। तो वही कोहरा कह रहा है कि कोहरे जो होते हैं वो कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं। जहां गर्म हवा की धारा जो है वो ठंडी जलधारा के संपर्क में आती है, वहां प्रबल रूप में आपको बनते हैं। देखो सर्व में आपका जो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहां पे मिलती है, जैसे आपका ये गल्फ स्ट्रीम आपका वहां पे कनाडा के पास मिलता है एक ठंडी जलधारा से, तो वहां खूब कोहरा होता है। जहां भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलेगी वहां ये कुहासे का निर्माण वहां पे बहुत प्रबल रूप में होता है। बस इतना आप ध्यान रख लो। फिर मैं आपको करंट पढ़ाऊंगा, ओशन करंट, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये कैसे होता है। कोहरा और तथा कुहासा जो है उसके कारण क्या होता है कि दृश्यता कम हो जाती है, मतलब कि आप बहुत दूर तक नहीं देख पाते हो, जो वो धुंधला दिखाई पड़ता है उसके आगे आप नहीं देख सकते। और नगरीय ये शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि इस कुहासे और कोहरे में धुएं की मात्रा ज्यादा हो जाती है। शहरी क्षेत्र में कोई गाड़ियां बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है वहां पे, उद्योग वगैरह होने के कारण। और वैसा स्थिति जिसमें ये कोहरा जो है और धुआं दोनों शामिल हो, कोहरा भी हो और धुआं भी बहुत ज्यादा हो, हम लोग बोलते हैं धूम्र कोहरा, स्मॉग बोलते हैं, फॉग नहीं स्मॉग, ठीक है। दिल्ली में जो आप जो दिवाली के आसपास या फिर ठंडी में जो दिल्ली में जो आप वो फॉग देखते हो, वो एक्चुअल में फॉग नहीं है, वो है स्मॉग, वो धूम्र कोहरा है, क्योंकि उसमें धुआं बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बादल को कवर करेंगे, इसके जितने सारे टाइप्स हैं, बादलों के जो प्रकार हैं, वो सब हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। वो एक थोड़ा सा सेपरेट वीडियो मैंने इसलिए कर दिया ताकि वो चाहिए उस पर कि थोड़ा डिटेल में डिस्कशन में कर सकूं, क्योंकि वीडियो ऐसे भी बहुत ज़्यादा ये लंबा हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।